हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम्स रोड। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं उड़ान बैच, जिसमें हम क्लास 10 मैथ को डिस्कस करेंगे। ये क्लासेस आपको डेली मंडे टू फ्राइडे 6 PM पे इसी चैनल पे मिला करेंगी। तो चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पूरे बैच में जो क्लास 10 मैथ्स पे बेस्ड है उसमें हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे और साथ में आरएस अग्रवाल को रेफरेंस की तरह से यूज़ करेंगे, मतलब उनके भी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। बहुत सी चीज़ें हैं जो रिड्यूस हो गई हैं, अब एग्ज़ाम भी आपका सिर्फ एक होगा, एनुअल एग्ज़ाम। तो उस हिसाब से ही हम पढ़ेंगे। जो चैप्टर 1 में जो सबसे पहली चीज़ एक्सक्लूड हो गई है, जो अब नहीं आने वाली आपके एग्ज़ाम में, वो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और उसी से हम आज इस क्लास की स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती क्या है, व्हाट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो सबसे पहले कुछ नंबर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर ले लिया 12 और दूसरा एक नंबर ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए कि 105। ये दो नंबर्स है मेरे पास, ठीक है। 12 एक नंबर है और दूसरा नंबर है 105। इन दो नंबर्स को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करना चाहूँ, पहले से भी हम जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ना, प्राइम नंबर्स का यूज़ करते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे प्राइम नंबर्स की अगर बात करें कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स, तो जो नंबर्स जैसे 2 है, 3 है, 5, 7 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। इन नंबर्स की हेल्प से हम जब किसी नंबर को फैक्टराइज करते हैं तो उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। आइए प्राइम फैक्टराइज करते हैं 12 को इस 2, 3, 5, 7 ई की हेल्प से, मतलब बेसिकली प्राइम नंबर्स की हेल्प से हम इस 12 को फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से अगर फैक्टराइज करें तो ये एक इवन नंबर है, 12 एक इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से ये 6 टाइम्स, फर्दर 6 भी एक इवन नंबर है तो फिर हम इसको 2 से ही कर सकते हैं, तो 2 से ये 3 टाइम्स, और फर्दर आप इसे अगर 3 से करेंगे, क्योंकि अब तो 2 से नहीं होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 12 के जो फैक्टर्स आए हैं, 12 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 2 इंटू 3। ये जो 2, 2, 3 ये फैक्टर्स हैं, इसको हम 12 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन में। तो इन्हीं नंबर्स को, जो ये प्राइम नंबर्स हैं, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में जब हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस नंबर को हम क्या कह देते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कौन से नंबर हैं ये, कंपोजिट नंबर, जिनको आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। नेक्स्ट ये 105 है, इसको भी जरा प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपके लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है ना, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये 105 है। 105, देखिए ये 5 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। आप चाहें तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं पहले, आप चाहें तो 3 से, जो भी ऑर्डर करना चाहें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो 5 से कर लीजिए, 5 से कर रहे हैं, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। अब फर्दर ये किससे डिवाइड हो सकता है, कौन से प्राइम नंबर से, 3 से हो सकता है सर, तो 3 7 ज़ा, फिर आप 7 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1। तो 105 कैन बी रिटन एज वॉट, 105 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ये 5, 3 और 7 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने 105 को लिखा, तो ये भी क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करते थे वो चीज़ रिवाइज हो गई हमारी। अब आते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। ये क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर देयर ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स अगर, सिर्फ ऑर्डर क्या है, ऑर्डर को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले समझिए कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, आप उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो हम पहले भी करते थे, बस उसका नाम हमने अब क्या दे दिया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दे दिया है। जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम पहले करते थे वही बेसिकली क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, जिसमें हम एक कंपोजिट नंबर लिया करते थे, उसका क्या करते थे, इस तरीके से फैक्टराइज करते थे और फिर उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया करते थे। यहाँ पे देखिए हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया।
अब आप चाहें तो इसके ऑर्डर को इधर उधर कर सकते हैं, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 है तो कोई स्टूडेंट इसे 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता है, कोई चाहे तो इसे 3 इंटू इस तरीके से 2 इंटू 3 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकता है। किसी भी फॉर्म में लिखें आप, ऑर्डर कैसा भी रहेगा, लेकिन ये जो नंबर्स हैं जैसे 2, 2 और 3 ये यूनिक होंगे, ये बार बार रिपीट होंगे, चाहे आप किसी भी फॉर्म में लिखें। देखिए यहाँ पे भी 2 बार 2 है और 1 बार 3 है, यहाँ भी 2 बार 2 है 1 बार 3 है, यहाँ भी 2 बार 2 है और 1 बार 3 है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 105 को आप चाहें तो 5 इंटू 3 इंटू 7 के फॉर्म में लिख लें, या 3 इंटू 5 इंटू 7 के फॉर्म में लिखें, या 7 इंटू 3 इंटू 5 के फॉर्म में लिखें, जैसी आपकी इच्छा हो आप लिख सकते हैं। बस क्या है कि इनका जो नंबर्स होंगे, जो प्राइम नंबर्स होंगे वो यूनिक होंगे, ऑर्डर कैसा भी हो सकता है। तो यही बेसिकली क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। अब इसका यूज़ कहाँ पे है, ठीक है, इसका यूज़ क्या होगा, जैसे ये कंपोजिट नंबर्स है ना, कंपोजिट नंबर को प्रूव करने के लिए कि कोई एक नंबर कंपोजिट नंबर है या नहीं है, उसके में ये यूज़ आने वाला है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। अब जाहिर सी बात है आपको अब पहले की तरह से सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कराएंगे, ये आपसे पूछेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि वो कंपोजिट नंबर है कि नहीं। देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में, इस फर्स्ट पार्ट में जो नंबर है वो क्या है, वो है 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये नंबर्स हमें गिवन है, ये प्रोडक्ट में है और उसमें ये 13 ऐड है। और इसको देख के हमें क्या चीज़ समझ में आती है कि भाई 13 तो दोनों जगह है, यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है, तो इसका मतलब मैं 13 कॉमन ले सकता हूँ क्या, एग्जैक्टली आप 13 कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए 13 कॉमन। 5 इंटू 11 यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 11, ये 13 कॉमन हो गया तो 1 बच गया, तो आप चाहें तो लिखें इंटू 1 और चाहें तो ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस ये 13 भी आपने कॉमन ले लिया, लेकिन अब यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वाले में हमने स्किप कर दिया, लेकिन इसमें आपको लिखना पड़ेगा। अब ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं जरा मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 इंटू 11 कितना होता है, 55 होता है, प्लस 1 ये हमारे ब्रैकेट के अंदर है, और ब्रैकेट के बाहर क्या बचा हुआ है, 13 बचा हुआ है ना। 55 प्लस 1 इज 56, ये हो गया 56 इंटू ब्रैकेट के बाहर क्या है, 13 है, तो ये 13 इंटू 56 के फॉर्म में आ गया। और 56 को अगर आप फर्दर प्राइम फैक्टराइज करना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि 56 को प्राइम फैक्टराइज करके चेक करें, तो 56 को एक बार प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। तो ये 56 है किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 एक छोटा प्राइम नंबर है और 56 इवन नंबर है तो डिवाइड हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फर्दर आप 2 से फिर एक बार कर सकते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। फर्दर फिर से 2 से हो सकता है, तो 2 7 जा, और फिर आप 7 से डायरेक्ट करेंगे तो 1 टाइम। तो इस 56 को आप क्या लिख सकते हैं, 13 को एज इट इज़ रहने दीजिए, 56 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ये क्या है, सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। और ये सारे अगर प्राइम नंबर्स हैं तो अभी हमने क्या पढ़ा कि कोई भी नंबर होगा उसको हम किस कोई भी नंबर मतलब बेसिकली एक कंपोजिट नंबर है, तो उस नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। और देखिए ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। फर्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं आपके एनसीईआरटी में, तो यहाँ पे समझ लेंगे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है सेकंड वाले पार्ट में, ये है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। बात समझ में आ रही है, ये नंबर गिवन है, गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो व्हाट डज इट मीन्स कि आप 5 चाहें तो कॉमन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो ठीक है 5 को कॉमन ले लीजिए, 5 यहाँ कॉमन आ गया। अब अंदर में क्या चीज़ें बची हैं, यहाँ पे 6 4 3 2 और 1 मल्टीप्लिकेशन में बचा है, तो 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये तो मल्टीप्लिकेशन में हो गया, और इस 5 को भी हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस 1 बच गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अंदर की चीज़ों को जरा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 इंटू 3 कितना होता है 12, और 6 इंटू 2 कितना होता है 12 होता है, तो 12 इंटू 12 कितना 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन भी बचा सकते हैं कि 12 इंटू 12 के फॉर्म में हो गया ये, और ये +1 हो गया, और यहाँ पे 5, और इस 12 इंटू 12 को किया तो 144 आ गया, +1, फर्दर इट कैन बी रिटन एज 5 इंटू 145। आप चाहें तो इस 145 को प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। 145 को प्राइम फैक्टराइज करके देखिए, 145 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आप 5 से करिए डायरेक्ट, 5 2 ज़ा 10 और 5 9 ज़ा कितना हो गया 45। अब 29 एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो 29 से फिर एक बार करेंगे तो 5 इंटू 5 तो पहले से ही था, फिर 145 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 29 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जो नंबर हमें गिवन था वो कौन सा नंबर हो जाएगा, वो एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं कि जो नंबर हमें गिवन है वो कंपोजिट नंबर है। कैसे शो करेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप बता सकते हैं कि अगर इनका कोई भी नंबर प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड है, इसी प्राइम फैक्टराइजेशन पे ही बेस्ड है। कह रहा है क्वेश्चन, शो दैट एनी नंबर ऑफ फॉर्म 4 to the power n where n is a natural number can never end with digit 0। 4 to the power n, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स क्या होते थे, अगर आपको ध्यान हो कि नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो वो नंबर्स जिनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, वो स्टार्ट होते हैं 1 से, फर्दर 2 3 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को समझने में। तो ये क्या कह रहे हैं कि 4 to the power n मतलब 4 to the power 1, अगर n की वैल्यू मैं 1 ले लूँ, 4 to the power 2 मैं n की वैल्यू 2 ले लूँ, 4 to the power 3 मैंने n की वैल्यू 3 ले ली, 4 to the power 4 n की वैल्यू 4 ले ली, एंड सो ऑन। ऐसा वो नंबर मुझे खोजना है ना, जिसमें ये जो यूनिट डिजिट आएगी, जैसे 4 to the power 1 इस क्या होता है, 4 होता है, 4 to the power 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 to the power 4 क्या हो जाएगा, 16 4 जा 64। तो यहाँ पे ये यूनिट डिजिट है, ये क्या है, ये इसकी यूनिट डिजिट है। 1 पावर था तो 4 यूनिट डिजिट थी, 2 पावर है तो क्या है 6 यूनिट डिजिट है, 3 पावर है तो क्या है 4 यूनिट डिजिट है। तो हमें बताना है कि क्या ऐसा केस कोई हो सकता है जहाँ पे ये यूनिट डिजिट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ज़रा ध्यान से समझिए कि किन नंबर्स में यूनिट डिजिट 0 आती है, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनमें यूनिट डिजिट 0 आती है। जैसे 10 एक नंबर है, 20 एक नंबर है, 30 एक नंबर है, ये नंबर्स हैं जिनमें यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। देखिए ये यूनिट डिजिट है 0, ये यूनिट डिजिट 0 है, ये यूनिट डिजिट 0 है। आप 10 को ज़रा सा फैक्टराइज करके देखिए, 10 को तो 2 से करेंगे तो 5 टाइम्स, 5 से करेंगे तो 1 टाइम, तो 10 कैन बी रिटन एज व्हाट, 2 इंटू 5, है ना। इसी तरीके से 20 को फैक्टराइज करके देखेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 से करेंगे तो 10 टाइम्स, फर्दर 2 से करेंगे तो 5 टाइम्स, और 5 से करेंगे तो 1 टाइम। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि हर बार क्या आ रहा है, ये 5 आ रहा है, इनका एक फैक्टर क्या है, 5 आ रहा है। इसका मतलब ये जो 4 है ना, ये 4 जो बेस है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जब पावर या एक्सपोनेंट के फॉर्म में रहता है तो इसे क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और n को क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। अगर ये बेस जो 4 है, अगर इसके फैक्टर्स जो हैं वो 5 हो, है ना, अगर उसका फैक्टर 5 होगा, देखिए क्यों 5 होगा, क्योंकि देखिए जो 10 है उसके दो फैक्टर्स हैं, 2 और 5, 20 है इसमें 2 2 और 5 इसके फैक्टर्स हैं, तो 5 होना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ये नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा, ये नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर जो 0 से एंड कर रहा है वो नंबर 5 से ज़रूर डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब कि अगर मैं 4 का फैक्टर्स लिख लूँ जो होंगे 2 इंटू 2, अगर ये 5 से डिविजिबल है ना, 5 से डिविजिबल है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ ऐसा कोई भी एक डिजिट हो सकता है जिसमें ये किससे एंड करेगा, 0 से एंड करेगा, 4 to the power n। लेकिन 2 इंटू 2 में तो कुछ 5 है नहीं, इसका मतलब ये इससे डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम क्या कह सकते हैं, 4 दैट मीन्स 2 इंटू 2 इज नॉट डिविजिबल, इट नॉट डिविजिबल बाई 5। हैंस क्या प्रूफ कर दिया हमने कि 4 to the power n where n is a natural number will never end
विथ द यूनिट डिजिट 0, है ना। समझ गए बात आप, है ना, कि ये कभी भी क्या हो सकता है, 0 के साथ एंड नहीं करेगा। ठीक है बेटा, ये चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ को समझने में। इसी पे बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। इस तरीके का एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में गिवन है, वहाँ पे भी आपको ये बताना है कि 6 टू द पावर n, ये 6 टू द पावर n है, जहाँ पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और ये भी क्या कह रहे हैं, कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। तो सिंपल है, अब तो हमें समझ में आ गया कि 6 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं तो ये क्या होता है, 2 से ये 3 टाइम्स, 3 से ये 1 टाइम, तो 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3, और 6 टू द पावर n कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 टू द पावर n, है ना। और अगर यूनिट डिजिट आनी है तो ये जो 2 इंटू 3 है, वो 2 इंटू 3 है, वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से, लेकिन 2 इंटू 3 तो 5 से डिविजिबल है नहीं, यहाँ पे कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो 5 है। इट मीन्स व्हाट डज वी हैव प्रूव्ड कि 6 टू द पावर n कभी भी जो है एंड नहीं करेगा किससे, 0 डिजिट, मतलब 1 वाली डिजिट पे, 1 डिजिट पे कभी भी क्या नहीं आने वाला है, 0 नहीं आने वाला है। क्लियर है ये चीज़। अभी लास्ट एग्जाम्पल में हमने ये चीज़ समझी थी, उसी का ये एलोबरेटेड फॉर्म है, मतलब एक दूसरा फॉर्म है जहाँ पे 6 टू द पावर n है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है 8 टू द पावर n, है ना, कुछ भी करके पूछ सकता है, जैसे 8 टू द पावर n पूछ दिया, है ना, 8 टू द पावर n, 9 टू द पावर n, 7 टू द पावर n, ऐसे कुछ भी लेके पूछेंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे आप, है ना। सिंपल है, बस आप इसको क्या करिए, प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद देखिए क्या उसमें कोई फैक्टर 5 आ रहा है, तो ये डिविजिबल जब नहीं होगा तो यूनिट डिजिट पे 0 कभी आएंगे नहीं। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज तो हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए ही बचपन में यूज किया करते थे, है ना। क्या करते थे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन किस लिए यूज करते थे, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इसका भी आप यूज किस लिए कर सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का भी यूज आप कर सकते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर दिया है तो उसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। कौन से दो नंबर्स हैं, 126 एक नंबर है और 156 एक नंबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, इन दोनों नंबर्स को। 126 को करेंगे तो 2 से करिए, 2 6 12 और 2 3 6, फिर ये 3 से हो जाएगा, 3 2 6 और 3 1 जा, फिर ये 3 से होगा, 3 7 21, फिर 7 से होगा तो ये 1 टाइम। तो 126 कैन बी रिटन एज व्हाट, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 156 को करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले कौन से नंबर से हो सकता है, 2 से हो सकता है। तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर फर्दर आप 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। 3 से करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 से ही 1 टाइम और 3 से ये 3 टाइम्स। फर्दर आप 13 से करेंगे तो ये 1 टाइम। तो 156 कैन बी रिटन एज व्हाट, 156 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, है ना। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसमें जो कॉमन है वो खोज लीजिए, वही क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो जो हाईएस्ट है वो देखिए क्या क्या है इसमें, जो कॉमन है बेसिकली, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। कुछ और कॉमन है इन दोनों में, कुछ कॉमन नहीं है। तो 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। इन दो नंबर्स का, कौन से दो नंबर्स, 126 और 156 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिखिए। यहाँ पे 2 कॉमन है, एक बार लिख लीजिए, 3 कॉमन है, एक बार लिख लीजिए, बाकी जो चीज़ें हैं उनको फिर से लिख लीजिए। जैसे पहले वाले में 3 और 7 बचा है वो लिख लीजिए यहाँ पे, फिर इस वाले केस में 2 और 13 बचा है तो वो भी लिख लीजिए, 2 इंटू 30, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो नंबर्स कॉमन नहीं है उनको हम एज इट इज लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ये भी किसका एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, 126 और 156 का। आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके ईजिली एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या है देखिए, 2 3 जा 6, ये क्या है, और ये 7 इंटू 3 इज 21,
तो 21 इंटू 6 इस क्या हो जाएगा 6 और ये 12 126 हो जाएगा। फर्दर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 इज 26। तो 126 में अगर आप 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 जा 36, 6 लिखा 3 कैरी कर दिया, 6 2 जा 12 और 3 15, 5 लिखा 1 आ गया, 6 1 जा 6 1 7, 2 से करेंगे तो 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 1 5 और 2 1 जा 2। क्या एलसीएम आया 6 7 7 5 12 2 और 3 3276। एलसीएम क्या आ गया 3276 इज द एलसीएम ऑफ व्हाट 126 एंड 156। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे भी हमें क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम फाइंड आउट करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इन दो नंबर्स का, और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है, सॉरी दोनों फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 612 एक नंबर है और दूसरा नंबर 1314 है, ये दो नंबर्स हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले स्टेप क्या होगी इसको प्राइम फैक्टराइज करना। तो कर लीजिए, ये एक इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड हो गई, तो 2 3 जा 6, यहाँ पे 1 है तो डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 12 बचा है तो 2 6 जा 12 होता है। ठीक है, फर्दर आप इसे फिर 2 से कर सकते हैं, अभी भी ये प्राइम नंबर है तो 2 1 जा 2, अब ये 10 हो गया तो 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 156 हो गया 153। और ये 153 अब किससे डिवाइड हो सकता है 3 से हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 51। किससे हो सकता है अभी भी 3 से हो सकता है, तो 3 2 3 1 जा 3 3 7 जा 21। अब ये 17 आ गया तो 17 क्या है 17 तो एक प्राइम नंबर है तो ये 17 से ही होगा। तो 612 कैन बी रिटन एज व्हाट 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 के फॉर्म में लिख सकते हैं आप इसको, है ना। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं जिनको हमने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको अगर प्राइम फैक्टराइज करें 1314 को, तो इसे कैसे कर सकते हैं, ये भी एक इवन नंबर है तो 2 से तो हो गई, 2 6 जा 12, फर्दर यहाँ पे 1 चला गया तो 11 हो गया, 2 5 जा 10 और यहाँ पे 7 टाइम्स जाएगा, है ना। अब इसे आप किससे कर सकते हैं, अब ये हो जाएगा 3 से, ठीक है, 3 2 जा 6, है ना, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। अभी भी क्या 3 से होगा, हाँ 3 से होगा। देखिए यूनिट इसकी डिजिट्स को अगर ऐड कर लेंगे आप और उसका सम, डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ये 9 1 10 हो गया और 2 12 हो गया, 12 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। अब क्या बचा 73। 73 क्या है, ये एक प्राइम नंबर है तो ये अब 73 से ही होगा तो ये 1 टाइम जाएगा। तो अब हमने क्या किया 1314 को हमने कैसे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को समझने में। अच्छा, अब अगर हम चाहें तो कॉमन चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं। देखिए ये कॉमन है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 3 देखिए यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो जब हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो इन्हीं कॉमन वाली चीज़ों को लेंगे, 2 एक बार, फिर 2 बार 3, तो 3 3 जा 9, 2 जा 18, इसके जो एचसीएफ आ गया इन दो नंबर्स का क्या हो गया 18 हो गया। ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम तो जो कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये तो कॉमन है, जो बच गया उसको फिर से लिख दीजिए, 2 इंटू 17 बचा हुआ है, 2 इंटू 17 और इंटू 73। ठीक है, ये सारी चीज़ें बची हुई हैं। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, ये देखिए 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 6 6 जा कितना हो गया 36 हो गया, 36 इंटू 17, 36 इंटू 17 करेंगे तो 6 7 जा कितना हो जाएगा 42, 2 लिखा 4 कैरी कर दिया, 7 3 जा 21 और ये 4 25। ये कैलकुलेशन मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको आपके एग्जाम में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें भले टाइम लगे लेकिन कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक आंसर नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस स्टेज पे आए और छोड़ दिया, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशंस आप नहीं करेंगे तो आपको गलती होने के चांसेस है ना, राइट। तो 1 से करेंगे तो ये 36 हो जाएगा,
ये क्या वैल्यू आ जाएगी 2, ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, 612 आ गया। अब उसको 73 से और मल्टीप्लाई करना है, 612 को 73 से, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 7 2 जा 14, 4 लिखा 1 कैरी कर दिया, 7 1 जा 7 1 8 और 7 6 जा 42। ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 6 3 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगी 8 8 16, 6 1 कैरी कर दिया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। जो एलसीएम आया वो क्या आया 44,676। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसका हम यूज़ कैसे करते हैं। वो बेसिकली क्या है, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होता है और उस केस में ये जो प्राइम नंबर्स होंगे वो यूनिक होंगे, ऑर्डर चाहे जैसा भी होगा उनके मल्टीप्लिकेशन का। उसी का यूज़ करते हुए हमने ये प्रूव किया इस क्वेश्चंस में कि जैसे 4 टू द पावर n है, 6 टू द पावर n है, ऐसे नंबर्स 0 डिजिट के साथ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करते हुए हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम का जो रिलेशन होता है इन दो नंबर्स के साथ, जैसे एक एचसीएफ हो गया, फिर क्या हो गया एलसीएम हो गया, और जो दो नंबर्स आप जिनका ए और बी, ये दो नंबर जिनका आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, इन चारों के बीच में क्या रिलेशन है ये देखेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी और साथ में आरएस अग्रवाल इन दोनों के पूरे क्वेश्चंस क्लास 10 मैथ्स के लिए सॉल्व कराए जाएंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम और दोनों नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। थैंक यू।